नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कल शपथ लेंगे। तीसरी बार शपथ लेने के बाद वो देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो लगातार 3 टेन्योर तक जिन्होंने भारत पर जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया, भारत में जो प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद नरेंद्र मोदी को यह अवसर देश की जनता ने दिया है, जनादेश ने दिया है। और जनादेश 2024 भी नरेंद्र मोदी के साथ रहा। एनडीए के फोल्डर में जो सीटें आई वो बहुमत से ज्यादा थी। एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है। कल संभवतः 7 से 7:15 के बीच में नरेंद्र मोदी शपथ ले लेंगे। देखिए रिपोर्ट। देश में तीसरी बार मोदी सरकार, रविवार को शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 8,000 मेहमान शामिल होंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के साथ कई मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में कई राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे होंगे शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू होंगे शामिल। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक होंगे शामिल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना होंगी शामिल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार होंगे शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे समारोह में होंगे शामिल। मोदी मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर मंथन चल रहा है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इसका फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से बनाए जाएंगे मंत्री। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी बन सकते हैं मंत्री। शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं मंत्री। बिहार से जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर बन सकते हैं मंत्री। एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान का मंत्री बनना करीब करीब तय। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जितन राम मांझी बन सकते हैं मंत्री। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से कम हो सकती है मंत्रियों की संख्या। झारखंड से एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी बन सकती हैं मंत्री। 2019 में झारखंड से 2 मंत्री थे, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। वहीं झारखंड में सीटों की संख्या भी कम हो गई है। 2019 में जहां झारखंड से बीजेपी के 11 सांसद थे, वहीं इस बार बीजेपी के 8 सांसद ही चुने गए हैं। ऐसे में अन्नपूर्णा देवी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अगर राज्य के हिस्से में 2 मंत्री पद आया तो दूसरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। हमारे झारखंड का प्रतिनिधित्व हो, ज्यादा संख्या हो तो स्वाभाविक बात है। महत्वाकांक्षा रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको कहाँ देना, किस राज्य को देना है, किन सांसदों को देना है, किस आधार पर उसका है। ये बड़ा स्पष्ट है कि इस पर निर्णय पार्टी करती है। इस पर निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है। वो अगर उनके मन की जो बात है, ये प्रश्न उनकी ओर मुखातिब होना चाहिए। 1962 के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस के मजबूर सरकार के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रेम के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, अधर्म के नाम पर गलत अफवाह फैलाकर चुनाव जीतने वाले कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं। मोदी जी ही मजबूत हैं। मोदी मने मजबूत। अब मोदी मजबूत तो हमारा देश मजबूत। हमारा देश मजबूत मने हम सब मजबूत। देश की 140 करोड़ जनता मजबूत। शपथ ग्रहण से पहले ही 100 दिनों का विजनरी प्लान तैयार है। बीजेपी के वादों में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के साथ यूसीसी लागू करना, 1 नेशन 1 इलेक्शन समेत कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इस बड़े मुद्दे को लागू करने के लिए सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। दिल्ली से भावना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या कुछ कैसे कैसे हुआ है। देश में रविवार को शपथ ग्रहण समारोह
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के साथ कई मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में कई राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे होंगे शामिल। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुहज्जिब होंगे शामिल। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ होंगे शामिल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना होंगी शामिल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार होंगे शामिल। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड होंगे शामिल। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे समारोह में होंगे शामिल। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से बनाए जाएंगे मंत्री। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी बन सकते हैं मंत्री। शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी पैनी नजर। बिहार से जदयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर बनाए जा सकते हैं मंत्री। एलजेपीआर से चिराग पासवान का मंत्री बनना करीब करीब तय। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी बन सकते हैं मंत्री। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से कम हो सकती है मंत्रियों की संख्या। झारखंड से एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी बन सकती है मंत्री। देश में तीसरी बार मोदी की सरकार। कल नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर देश तो देश विदेश के भी कई बड़े नामचीन, बड़ी हस्तियां कल शामिल होने वाली हैं शपथ ग्रहण समारोह में। एक बड़ा संदेश देश को देंगे नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को चर्चित और प्रसिद्ध करने के साथ साथ स्थापित करने का दायित्व संभाले हुए हैं। साफ कहा, जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो यह कहा कि वन मैन वन मिशन है, एकमात्र उद्देश्य है भारत माता की सेवा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। राकेश, एक बार फिर नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी इतिहास में कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज हो गया। राकेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा अभिषेक, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर पूरी तैयारी जो है मुकम्मल स्तर पर कर ली गई है। राष्ट्रपति भवन में पूरा जो है ओथ सेरेमनी रखा गया है और लगभग पूरे देश से अगर देखें तो लगभग 8,000 से ज़्यादा मेहमान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे और इस इतिहास को अपने आंखों से देखेंगे। झारखंड से भी बीजेपी के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। संगठन से जुड़े लोग पहुंचे हैं। जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो इस बार 9 सांसद झारखंड से चुनकर आए हैं, वो तमाम चेहरे आपको शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नजर आएंगे। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। कई पड़ोसी जो देश हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो एक ऐतिहासिक क्षण होगा, एक ऐतिहासिक लम्हा होगा और ऐतिहासिक लम्हे का हर कोई गवाह बनना चाहता है अभिषेक। और इसको लेकर देश विदेश से मेहमान जो है वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली में तमाम बड़े डिग्निटीज जो हैं, बड़े चेहरे जो हैं देश विदेश के, वो पहुंच रहे हैं और कल शाम में शपथ ग्रहण समारोह होना है राष्ट्रपति भवन में। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि इस बार कैबिनेट का जो चेहरा होगा वो थोड़ा अलग होगा। एनडीए की सरकार है, सहयोगी दलों के सहयोग से प्रधानमंत्री जो है वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें जदयू है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू का महत्वपूर्ण सहयोग है। अब ये देखना होगा कि कल प्रधानमंत्री के साथ साथ और कौन कौन जो सांसद हैं वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि जो चर्चा है, जो नाम सामने आ रहा है उसमें राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है, नितिन गडकरी का नाम आ रहा है,
इसके अलावा अमित शाह का नाम आ रहा है, और सहयोगी दलों की तरफ से भी क्या कोई बड़ा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेगा, ये देखना होगा। और झारखंड से भी कई नामों को लेकर चर्चा है अभिषेक। जैसे अगर आप बात करें तो गोड्डा के जो सांसद है, जो चौथी बार चुनाव जीत कर आए हैं, निशिकांत दुबे, उनके नाम को भी लेकर चर्चा हो रही है कि निशिकांत दुबे को भी इस बार मोदी कैबिनेट में हो सकता है जगह मिले। इसके अलावा विद्युत वरण महतो हैं, जो तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं जमशेदपुर से, उनके नाम को भी लेकर चर्चा है, क्योंकि महतो चेहरा है और महतो बहुल एक तरीके से आप देखें तो झारखंड की जो पॉलिटिक्स है वो इसी के आसपास रहती है। तो उस वोट बैंक को साधने के ख्याल से भी ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनको मौका दे। हालांकि अभी कोई फाइनलाइज नहीं है, नामों को लेकर चर्चा है। आजसू उनका पुराना अलायंस रहा है, एनडीए का पुराना साथी रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी भी दूसरी बार जीत कर आए हैं, तो उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। वो भी महतो वोट बैंक की सियासत करते हैं। तो ऐसे कई नाम है जिनके नाम को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन अब अंतिम फैसला क्या निकल कर आता है, कल जब शपथ ग्रहण होगा और उसमें जो तस्वीर नजर आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन 3 नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य से की जा रही है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, इन 3 नामों को लेकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य की चर्चा जरूर है। लेकिन एक बात है कि अर्जुन मुंडा के चुनाव हार जाने से और उनके साथ साथ 5 रिजर्व सीट पर भाजपा ने अपनी ताकत गंवा दी है, सीट गंवा दी है। ऐसे में आदिवासी चेहरों में किसको मौका मिल सकता है, क्योंकि झारखंड की जब भी बात होगी कोई ना कोई आदिवासी चेहरा तो शामिल होना चाहिए। क्या कोई किसी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, या फिर अर्जुन मुंडा पर दांव खेल सकती है बीजेपी चुनाव हारने के बाद भी? देखिए, अब उनको राज्यसभा से भेजा जा सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि बीजेपी का अप्रोच इसको लेकर क्या है, अर्जुन मुंडा को लेकर क्या है। क्या प्रदेश की कमान उनको फिर से सौंपी जाएगी, प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेवारी दी जाएगी? ऐसे कई अहम सवाल है जो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जरूर खटकेगा मोदी कैबिनेट में, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि अर्जुन मुंडा जो थे वो बड़े चेहरे के तौर पर उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिली थी और बड़ा मंत्रालय भी उनको मिला था, जनजातीय कल्याण मंत्रालय उनको दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई चेहरा इस बार जीत कर नहीं आया है। जो रिजर्व सीटें थी वहां से बीजेपी की हार हुई है, वहां कमल खिल नहीं पाया। तो उसका एक कमी जरूर मोदी के कैबिनेट में खलेगी। लेकिन उसका कंपनसेशन जो है वो महतो के तौर पर हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विद्युत वरण महतो को लेकर जो नाम चर्चा में है, उस नाम पर संभवतः जो जानकारी निकल कर आ रही है, उस नाम पर हो सकता है कि मुहर लग जाए अभिषेक। बिल्कुल आपका कहना, आपने जो बातें कही, जो संभावनाएं हैं बिल्कुल तय है, और तथ्य किसी न किसी तरीके से उसी ओर इशारा कर रही हैं। विद्युत वरण महतो एक ऐसे शख्स है जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। और आपके ध्यान में अगर होगा तो जब काउंटिंग चल रही थी, रुझान आने शुरू हुए थे, तो सबसे पहले जमशेदपुर सीट क्लियर हो गई थी। जमशेदपुर से ये साफ हो गया था कि विद्युत वरण महतो चुनाव जीतेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ राकेश, निशिकांत दुबे का नाम एक आ रहा है। निशिकांत दुबे भी लगातार चौथी बार सांसद रहे हैं और अपने क्षेत्र में काफी मुखर रहे हैं। विपक्ष को लेकर भी कई तरह की बातें करते रहे। आज भी ट्वीट कर दिया उन्होंने, ट्वीट को लेकर भी घमासान मचा हुआ। सीधे सीधे कल्पना सोरेन को सलाह दे डाली है, चंपई सोरेन को सलाह दे डाली है कि अपनी तैयारी कर लें। राकेश, अब बिल्कुल देखिए, मुखर वो है, फायर ब्रिगेड नेता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और प्रधानमंत्री के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी बार प्रधानमंत्री गोड्डा आए हो या राजधानी में उनका कार्यक्रम लगा हो, निशिकांत दुबे ने अगर मंच साझा किया हो, तो प्रधानमंत्री बहुत गर्मजोशी के साथ निशिकांत दुबे के साथ मिलते हैं। चुनाव में भी आपने देखा होगा कि चुनावी सभा के दौरान बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री उनसे मिले। और नजदीकियों की ही वजह है कि देवघर में एयरपोर्ट का मामला हो या एम्स का मामला हो या फिर रेलवे लाइन का मामला हो, ये जो तमाम चीजें उन्होंने देवघर में लाने का जो उनका प्रयास रहा, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान रहा। और प्रधानमंत्री निशिकांत दुबे को आप कह सकते हैं कि बहुत आत्मीय तौर पर उनको पसंद करते हैं। अब क्या उनको कैबिनेट में भी जगह मिलेगा, या फिर जो उनकी छवि एक फायर ब्रिगेड नेता के तौर पर, क्या उसी छवि के साथ वो रहेंगे या फिर कैबिनेट में उनको जगह मिलेगी? लेकिन उनके नाम को लेकर चर्चा जरूर है अभिषेक। चौथी बार जीत कर आए हैं,
हालांकि मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार 4 बार सांसद होना यह भी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और अगर उस अचीवमेंट को प्रधानमंत्री देखते हैं, मोदी सरकार देखती है, तो शायद उनको उससे नवाजा जाएगा, कैबिनेट में जगह मिलेगी। अब ये देखना होगा, लेकिन नामों को लेकर जरूर चर्चा है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, निशिकांत दुबे के नामों को लेकर चर्चा जरूर है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कल शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। झारखंड से अगर देखें तो 8 सीटें भाजपा को मिली, 1 आजसू के खाते में है। 9 सीटें लेकर 8 कमल के फूल और 1 केले का फल लेकर कल झारखंड माला पहनाएगा नरेंद्र मोदी साहब को। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें राकेश, तो कहीं ना कहीं एसटी आदिवासी आरक्षित सीटों पर भाजपा को ठुकरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो विपक्ष को सारे सामान्य और एसटी सीटों पर ठुकरा दिया गया। जनता ने एक साथ जो जनादेश दिया है, आदिवासी सीटों पर भाजपा को ठुकराकर और बाकी सारे सामान्य और एसटी रिजर्व सीटों पर विपक्ष को ठुकराकर यह साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का एक विक्टिम कार्ड, हेमंत सोरेन का जेल जाना कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच खल रहा है। भाजपा की लहर आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं अगर जेएमएम और कांग्रेस की बात करें तो शायद सामान्य जाति के लोगों को और एससी की बात करें, महतो की बात करें, कुर्मी की बात करें, इनको रिझा पाने में विपक्ष भी फेल है राकेश। हाँ बिल्कुल अभिषेक, आपने वाजिब सवाल उठाया, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दे अभिषेक कि आमतौर पर यह परिपाटी रही है कि जब भी प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया जाता है उस शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर। लेकिन देर शाम तक जो जानकारी निकल कर आई है अभिषेक, अभी तक राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को कोई न्योता नहीं मिला है शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर। हो सकता है कि देर रात तक न्योता मिले, लेकिन देर शाम तक जो खबरें निकल कर आई, जो जानकारी न्यूज 11 के पास है, उसके मुताबिक चंपई सोरेन को कोई न्योता नहीं मिला है। आमतौर पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया जाता है, तो ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि देर शाम ही सही चंपई सोरेन को भी न्योता मिलेगा, और न्योता मिलेगा तो जाहिर तौर पर वो भी जाएंगे, शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। और जो आपका सवाल है अभिषेक, ये जरूर है कि एसटी जो रिजर्व सीटें हैं झारखंड की, उसमें से 5 जो रिजर्व सीटें थी जहां कमल नहीं खिल पाया, उस कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और बीजेपी आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर चिंतन मनन करने जा रही है। वो समझने की कोशिश करेगी अपने चिंतन मंथन के माध्यम से कि कहां कमी रह गई और किस आदिवासी वोटरों के किस टेम्परामेंट को वो लोग समझ नहीं पाए। हालांकि दबी जुबान से जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो संथाल और कोल्हान से आते हैं, जो आदिवासी वोट बैंक की सियासत करते हैं, उस बेल्ट की सियासत करते हैं, उनके अंदर में भी ये सवाल जरूर था कि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना आदिवासियों के अंदर में एक बड़ा मैसेज गया। और जो विक्टिम कार्ड की बात आप कर रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलने में और उसको सफलतापूर्वक आप कह सकते हैं खेलने में विपक्ष जो रहा वो कामयाब रहा। और यही वजह रही कि तमाम जो रिजर्व सीटें थी वहां कमल नहीं खिल पाया, वहां महागठबंधन के जो साथी थे, जो उनके उम्मीदवार थे, वो वहां जीतने में सफल हुए। लेकिन सामान्य सीटों पर ये लोग पिछड़ गए, ये भी इनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी साल जो है वो विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में सिर्फ रिजर्व सीटों के भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपको सामान्य सीटों पर भी उतना ही फोकस करना होगा। तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं वेकअप कॉल है, दोनों के लिए कहीं ना कहीं यहां से चिंतन और मनन की जरूरत है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव में सिर्फ सामान्य सीटों के साथ बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि 28 रिजर्व सीटें हैं विधानसभा की यहाँ अभिषेक। और पिछले बार का जो आंकड़ा अगर आप देखें तो 26 सीटें महागठबंधन के पक्ष में आई थी और 2 सीटों पर ही कमल खिल पाया था। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए ज्यादा आप कह सकते हैं टास्क बड़ा है। लेकिन सामान्य सीटों पर अगर यहां से महागठबंधन पिछड़ता है, जिस तरह के आंकड़े इस लोकसभा चुनाव में आए, 50 से ज्यादा सीटों पर जो बीजेपी है वो बढ़त बनाते हुए नजर आई, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है महागठबंधन के लिए। और महागठबंधन को इस ओर अब काम करने की जरूरत है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, 47 सीटों पर भाजपा ने लीड किया, 3 सीटों पर आजसू, 3 विधानसभा की सीटों पर आजसू ने लीड किया है। पूरे के पूरे 50 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में, जहां से वो लोग लीड कर रहे थे। लेकिन पिछली बार भी 2019 के चुनाव में भी 57 सीटों पर लीड किया था एनडीए ने। एक आखिरी सवाल राकेश, ये तो देश का सवाल हो गया और राज्य के स्तर का सवाल हो गया। अगर लिस्ट जो देख रहा हूं सामने, जो अतिथियों की सूची दिखाई दे रही है, उसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम है,
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम है, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है, लेकिन कहीं भी चाइना और पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है दूर दूर तक। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तो साफ है कि पाकिस्तान में और चाइना में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से बहुत ज्यादा खुशी नहीं देखी जा सकेगी। राकेश, अब बिल्कुल देखिए ये क्या स्ट्रैटेजी है केंद्र की और इस स्ट्रैटेजी के तहत ये तमाम चीज़ों को प्लान किया गया है। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब देश के राष्ट्रपति के तौर पर कोई शख्स शपथ लेता है तो जो पड़ोसी देश होते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता दिया जाता है, और पड़ोसी देश चूंकि पाकिस्तान भी है तो उस नाते उनको भी न्योता जाना चाहिए था, लेकिन न्योता किस वजह से नहीं गया, बीच में जो रिश्ते खराब हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या ये उसकी बड़ी एक वजह है। लेकिन दूसरे जो देश है, चाहे भूटान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो जो पड़ोसी देश है उनको जरूर न्योता भेजा गया है। और चीन से लगातार सीमा को लेकर विवाद भारत के साथ चलता रहा है, तो वो एक बड़ी वजह है कि चीन को इस बार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया होगा, क्योंकि ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है सीमा को लेकर। लेकिन दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को जरूर अभिषेक बुलाया गया है। बिल्कुल राकेश, आप बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना को लेकर जो कयास हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार आते रहते हैं, कहीं ना कहीं अतिथियों की सूची देखने के बाद यह साफ हो जाती है, जो कि भाजपा बार बार कह रही थी कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, भाजपा का शासन नहीं आता, तो शायद पाकिस्तान में और चाइना में ज्यादा खुशी देखी जा सकती है भारत की तुलना में, भारत के विपक्ष की तुलना में। तो बहरहाल ये तो चलता रहेगा, राजनीति उठापटक चलता रहेगा, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश और भूटान समेत और कई अन्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।